अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम जो इस वक्त मुसलसल बात करते आ रहे हैं और आज भी करेंगे, जो इस वक्त अफ़गानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल है और उसमें बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हैं। शेख रशीद साहब ने आज कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब कौम से ख़िताब करेंगे और चीज़ें सामने रखेंगे जो भी इस वक्त अफ़गानिस्तान के मामले को लेकर सूरत हाल है। फिर नून लीग का आज एक इजलास हुआ जिसमें अफ़गानिस्तान की सूरत हाल ज़ेर बहस आई और वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ ये था कि मुतअद्दिद बार हुकूमती रहनुमाओं से, तर्जुमानों से, सबसे पूछने की कोशिश की कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ और असल मामलात अफ़गानिस्तान को लेकर क्या हैं, लेकिन उन्हें किसी किस्म का जवाब मौसूल नहीं हुआ। तो इस वक्त जो कुछ भी है वो हुकूमत अपने तय कर रही है, जो भी उसका स्टांस है वो अपने तय है। आज चाहे शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो 4 मुल्कों के दौरे पर रवाना हों या जो भी चीज़ें करें या बयानात दें, वो हुकूमत की हद तक महदूद हैं। उसमें अपोजिशन को या और स्टेक होल्डर्स को साथ एतमाद में इस वक्त नहीं लिया जा रहा। दूसरी जानिब अगर अफ़गानिस्तान की सूरत हाल की हम बात करें तो 31 अगस्त की डेडलाइन है और बहुत तेज़ी से जो इनखला का अमल है वहाँ पर जारी है। इस वक्त जो अमरीकी रहनुमा है उनका ये मानना है कि बेहतर अंदाज में ये ऑपरेशन, और कहा जा रहा है कि 70,000 के करीब जो लोग हैं उनको अफ़गानिस्तान काबुल से अब तक निकाला जा चुका है और इसी रफ्तार से काम जारी रहा तो 31 अगस्त तक की जो डेडलाइन है जो तालिबान ने दी हुई है और जो अमेरिका की अपनी कमिटमेंट है उसको फुलफ़िल करने में कामयाब हो जाएंगे। इसके साथ साथ एक और जो बड़ी डेवलपमेंट कल शाम में आई थी वो ये कि अमेरिका बासलाहियत अफ़गानों का इनखलाब बंद करे, ये तालिबान ने एक बात कही थी और वो मुसलसल इस वक्त ये बात पर ज़ोर दे रहे हैं और आम माफ़ी की बात दोहरा रहे हैं और तमाम तर शहरियों तक ये बात पहुँचा रहे हैं कि वो रिलैक्स रहें, वो काबुल एयरपोर्ट को रश नहीं करें, वो अफ़गानिस्तान छोड़ने की कोशिश ना करें, उन्हें किसी किस्म का ख़तरा नहीं है। फिर कल हमने देखा कि कुछ आम ओहदों पर तकर्रियाँ हुई, वज़ीर ख़ज़ाना, वज़ीर दाखिला और मरकज़ी बैंक के सदर मुंतखब हुए। फिर उन्होंने तारुफ़ी मुलाकातें की और उसमें यह वाज़ेह किया कि तमाम लोग, तमाम अमला अपने काम को लौटे, ख़वातीन वापस आएँ, अपना काम जारी रखें और किसी को कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन इसके बावजूद एक अफरा तफरी है। फिर तालिबान ख़ुद इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि वहाँ पर दाइश के मामलात हो सकते हैं और उसका भी एक ख़तरा वहाँ पर बड़ी हद तक मंडला रहा है। फिर ये कि कौन तालिबान के रूप में कोई ऐसी कार्रवाई करे कि तालिबान के अपने इमेज को नुकसान पहुँचे, इसको लेकर भी तालिबान बड़ी हद तक कंसर्न है। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं, जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे ये वाज़ेह होगा कि मामलात किस सिमत में बढ़ते हैं, वादी पंजशेर में क्या सूरत हाल बनती है और बाकी सूरत हाल किस तरफ जाती है। मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में, चूँकि हम मुसलसल बात करते आ रहे हैं और बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इशू है ये, हम इस पर अफ़गानिस्तान के मामले पर तो बात करें लेकिन एक और बड़ी डेवलपमेंट आज की हम जो मिस नहीं करेंगे, जिस पर मैं चाहूँगा कि हम गुफ्तगू आगाज़ में करें, वो है एक एजुकेशन कन्वेंशन। गो कि इस बात का ऐलान पहले हो गया था कि यकसा निज़ाम तालीम जो है उसका नफाज, और ये मंशूर भी था PTI का और ये एक बड़ी ज़रूरत भी थी मुल्क की। आज लाहौर में ये कन्वेंशन हुआ जिसमें इमरान खान साहब ने बहुत एक लंबी तकरीर की जिसमें उन्होंने वाज़ेह किया कि किस तरह से अब बेहतरी आएगी, मामलात सही सिमत में जाएंगे और किस तरह से सरकारी स्कूलों की हालत ज़ार बेहतर होगी। इसमें अहम बात यह है कि सिंध ने इसको मुस्तरद कर दिया और ये पहले ही ऐलान हो गया था, कोई नई बात नहीं। अब वजह क्या है उसको मुस्तरद करने की, और ये यकसा निज़ाम तालीम का नफाज किस हद तक मुमकिन होगा, कहाँ कहाँ तक मुमकिन होगा, ये एक बड़ा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर ये हुकूमत ये काम करने में कामयाब हो जाती है तो ये एक बड़े क्रेडिट पे जाएगी, एक बड़ा क्रेडिट होगा इस गवर्नमेंट का। मैं चाहूँगा गुफ्तगू का आगाज़ आज के प्रोग्राम में हम इस मामले से करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं अनीक नाजी साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, आप भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। और नसीम सदीकी साहब हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। नाजी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए, यकसा निज़ाम तालीम एक बड़ा पुराना 70 साल का ख्वाब है और ये पूरा नहीं हुआ कभी भी, कोशिश बहुत इस हवाले से की गई। आप समझते हैं अमली तौर पर यह अब मुमकिन हो पाएगा कि एक सा निसाब तालीम होगा, जो प्राइवेट स्कूल्स बहुत हज़ारों में फ़ीसें चार्ज कर रहे हैं वो भी वही निसाब पढ़ा रहे होंगे, जो सरकारी स्कूल बहुत कम फ़ीस लेता है वो भी वही निसाब पढ़ा रहा होगा, किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा। फिर यहाँ पर ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और पता नहीं किस किस तरह के निज़ाम है, ये किस तरह से प्रैक्टिकली मुमकिन है, कैसे देखते हैं आप इसे? बिल्कुल जी, हमारा चूंकि कॉस्मेटिक्स होती हैं, सारी ऑप्टिक्स हैं, ये भी वही है। असल बात, ठोस बात देखने की ये है कि जो हमारा बजट जो बहुत मुश्किल से 2% के करीब एजुकेशन पे हम लगाते हैं, 18वीं तरमीम के बाद ये सूबों के पास चला गया। बात ये है कि कितने नए प्राइमरी स्कूल खुले हैं पिछले 3 सालों में, सरकार ने कितने खोले हैं, कितने इंटरमीडिएट खोले हैं। सिलेबस की जहां तक बात है, इसमें बुनियादी बात यह है कि इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं कि बच्चा जो है वो अपनी मादरी जबान में ज्यादा बेहतर सीखता है और ज्यादा अच्छा सीखता है।
कोई इसमें बात ही नहीं है। लेकिन हमारी पॉपुलेशन का जो उर्दू जिसकी मादरी जबान है वो तो 8% है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये जो लैंग्वेज का बैरियर है ना जी, हमें अच्छा लगे बुरा लगे, यहाँ पे ये तरक्की का आगाज, मॉडर्न सिविलाइजेशन का आगाज हुआ, वो हमारे यहाँ नहीं हुआ। तो जिन मुल्कों में हुआ वहां पे चूंकि यानी इन्वेंशंस आती गई और जबान उन्हीं की थी, जाहिर है वो उसी में मटेरियल लिखते रहे। और आज की तारीख में भी जितना आईटी, स्पेस साइंस, रोबोटिक्स, डिफेंस मैकेनिज्म, यानी जिधर भी आप चले जाएं आपको उर्दू जुबान में क्या मिलेगा, कितना लिटरेचर मिलेगा, अवेलेबल क्या होगा। तो बेसिकली ये ऑप्टिक्स हैं। मैं नहीं इसको समझता कि ये अभी तक यानी जितने राब्ते प्राइवेट जो यानी जो स्कूल चलाने वाली चेन्स हैं वहां पे भी आप बेपनाह बेचैनी और बेताबी देख रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि हम अब यानी अब जो कम से कम अर्बन जो फैमिलीज हैं वो इसके बाद अब अमेरिकन स्कूल के लिए अपने बच्चों को देख रहे हैं। वहां पे किस तरह बच्चों पे एडिशनल बर्डन आ गया लैंग्वेज का, तो ये बगैर प्लानिंग के है। और जो इसका मकसद बताया जा रहा है कि वो भी मतलब जब तक इसका बजट आप बढ़ा के बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बताएं ना कि कितने स्कूल बने हैं नए, तो वो तो कुछ नहीं है। राइटली सेट। तो आप समझते हैं कि ये हैपहैज़र्ड में ये सारा काम हुआ है, ये जल्दी है और ये अमली तौर पर मुमकिन नहीं हो पाएगा कि इसको फौरन इस पर अमल पैरा हो जाए ये सब? जी नहीं, सवाल मैं आपको देखिए, हमारे यहाँ मिसाल के तौर पे अब्दुल्ला गुल साहब बैठे हैं, आप हम जानते हैं हमारे पास मतलब माशाल्लाह मतलब अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी बात है कि हमारे पास हाफिज हजरात जो हैं मदरसे में जो हिफ्ज करवाते हैं बच्चों को। यह आपके इल्म में है कि जो ह्यूमन ब्रेन होता है इसमें आप जितना डाटा डालते हैं ये उतना बड़ा होता है, इसका साइज कैपेसिटी बड़ी होती है, जिसकी वजह से कहते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट और डॉक्टर्स, ये इन लोगों के जो ब्रेन कैपेसिटी है वो आम लोगों से बढ़ के प्रोफेशनल्स की होती है। आपको हैरत होगी कि जो हाफिज हजरात है हमारे, इनके ब्रेन में जितना डाटा जा चुका होता है इनकी भी बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैपेसिटी होती है ब्रेन की। आपने कभी ये बात सुनी है कि यानी इतनी मेहनत करके आप सीएसएस भूल जाएं एक हाफिज को जितनी मेहनत करनी पड़ती है, वो इतनी मेहनत करने के बाद जब वो मार्केट में आता है तो उसको इतनी मेहनत के बाद 2 लाख 2.5 लाख महीना की जॉब मिलनी चाहिए ना, उसको 8,000 की नहीं मिलती। तो हम ये जो हमारे पास ऑलरेडी यानी क्वालिफाइड लोग हैं, हम इनको मेन स्ट्रीम नहीं कर सके, इन्हें कोई हमें बेसिक साइंसेज नहीं पढ़ा सके। जो बच्चे मदरसे में एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत कर रहे हैं हम उनको भी अभी तक कोई प्लानिंग में कोई ऐसा नहीं ला सके यानी जिसमें आप। अच्छा, दूसरा ये कि मैं आखिरी बात खत्म करता हूं इस मौजू पे। देखिए, निसाब एक होता है, एक प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल का फर्क ये होता है कि सरकारी स्कूल में आप 40 बच्चे बिठा लेते हैं, 2 टीचर। प्राइवेट स्कूल में वही निसाब जो है वो 8 या 10 बच्चों को 2 टीचर पढ़ा रहे होते हैं, निसाब वही होता है। हमारे यहाँ तो निसाब ही मतलब है वो अभी तक तय नहीं हो पाया ना। हम कंपोजिंग यानी जो कंपीटिंग आइडियोलॉजीज हैं, एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करने वाली आइडियोलॉजीज, वो हम एक ही साथ पढ़ा रहे हैं 2 मुख्तलिफ तबकात को, जिसका मतलब ये है कि उन्होंने जब प्रैक्टिकल लाइफ में आना है तो वो क्लैश इनएविटेबल है। हमने बुनियादों में उनके वो रख दिया है इख्तलाफ, यानी उनको हमने बुनियादों में ही हमने कॉन्फ्लिक्ट रख दिया है। बिल्कुल सही। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। गुल साहब, ये किस हद तक आप समझते हैं मुमकिन हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें क्या इसी तरह चलेंगी कि जो हुकूमत आएगी वो निसाब अपनी मर्ज़ी का कोई एडिशनल उसमें सब्जेक्ट, कोई चीज़ें, कोई मामलात, किसी के मुतल्लिक़ को मज़मून ऐड ऑन कर देंगे। जिसकी गवर्नमेंट आएगी वो अपने लीडरान के बारे में कोई चीज़ डाल देगा, दूसरा आएगा वो निकाल देगा। 70 साल में हम निसाब नहीं एक सा बना सके, नहीं इस बात को तय कर पाए कि वो किस तरह चलना है, चाहे किसी की हुकूमत आए। एक और मामला साथ पैरेलल चल रहा है वो इलेक्शंस का है कि किस तरह से वोटिंग, ओवरसीज़ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, हर कोई आएगा वो अपनी मर्ज़ी की चीज़ें करेगा और दूसरा अंडू करता रहेगा। तो बेसिकली हम जितना आगे जाते हैं 2 कदम, उतना ही 2 कदम हम पीछे आ जाते हैं और खड़े वहीं हैं जहाँ 70 साल पहले थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनीक साहब ने बहुत अच्छी बातें कही, बड़ी प्रैक्टिकल बातें कही हैं। और देखें, आपने जो आज मौजू चुना है वो बड़ा बेहतरीन है। असल बात यह है कि जो सियासत होती है वो अबव द लॉ होती है, क्योंकि सियासत जो होती है वो मुल्क बना देती है और सियासत जो है वो मुल्क तोड़ देती है, और इसीलिए इसको कानून साज असेंबली कहा जाता है। इनका बुनियादी मकसद कानून साजी है। अब ये कानून साज असेंबलियां अगर ऑपोजिशन और हिज़्बे इक़्तिदार आपस में इकट्ठे नहीं चल सकते, ये एक निसाब कैसे लाएंगे? ये है एक बहुत बड़ा बुनियादी सवाल।
और दूसरी बात यह है कि आप बगैर ऑपोजिशन को, क्योंकि आपने 18वीं तरमीम जैसे नाजी साहब ने बोला, तो 18वीं तरमीम पे तो आपने बात हो चुकी है। अब 18वीं तरमीम के बाद आप कॉन्स्टिट्यूशनल, पहले उसके जो मेरे ख्याल में बुनियादी जुज है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करें। तो क्या आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की अथॉरिटी है? क्या आपके पास इतनी पावर है? सेकेंडली ये है कि आप जो अभी ऑलरेडी लोग पढ़ रहे हैं, देखें ना, जो बच्चा दूसरी या तीसरी में पहुंच गया है, ये तो आपको एक नर्सरी से शुरू करना पड़ेगा। इसके लिए कोई डायनेमिक्स जो हैं, इसके लिए जो एक कोई मुदल्लल जो मेरे ख्याल में प्लान है, वो अभी तक आपके सामने नहीं आया। ख्वाहिशात अपनी बहुत सारी होती हैं, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, लेकिन मसला यह है कि उसका अमली जामा पहनाना जो है वो क्या है। मेरे ख्याल में पॉलिटिकल गिमिक्री से बाहर निकल के हमें कुछ प्रैक्टिकल काम जो है वो करने होंगे। ये यकीनन एक निसाब होना बेहतरीन मेरे ख्याल में जो है वो एक लाहे अमल होगा कि पूरा मुल्क में एक निसाब होगा। लेकिन आप ये देखें ना कि जब आप पहले ही इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम जो है वो आप शुरू कर देते हैं, अब मुझे जो है वो 1 दूनी 2 और 2 दूनी 4 जो है, इससे अलावा जो है वो मुझे आता कोई नहीं है। और मैं फिर बायोलॉजी को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को कैसे पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे तो नहीं आता। और इसमें अच्छी बात है कि हमें अपना जो ज़बान है, कौमी ज़बान है, उस पर फख्र करना चाहिए। लेकिन हमने जो तकरीबन 70 साल गुजार डाले हैं, उसके अंदर अगर हम जाएं और फिर कैम्ब्रिज है, दीगर हैं, ओ लेवल, ए लेवल, ये सारे, और फिर यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड्स हैं। आप फिर जब जाते हैं आइलेट्स देते हैं, आप जो है वो आइल्स के टेस्ट देते हैं, फिर आप जो है वो टोफल देते हैं, टेस्ट ऑफ इंग्लिश फॉर फॉरेन लैंग्वेज एज अ फॉरेन लैंग्वेज, आप वो देते हैं। वो आप कैसे क्लियर करेंगे और फिर आप दुनिया की यूनिवर्सिटीज में कैसे जाएंगे? फिर जैसे अभी बात हुई यहाँ कि जो हमारा लिटरेचर है, दुनिया में 90% प्लस लिटरेचर जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है। ये एक रियलिटी है, चाहे आपको पसंद आए या ना आए। हमने उसको उर्दू लिटरेचर को कितना जो है वो पढ़ाया, और खुद अभी क्या हमारे कानून के अंदर जो ज़बान है, अभी जो हमारी ज़बान है वो क्या इस्तेमाल हो रही है, हमारे इदारों में, हमारी अफवाज के अंदर कौन सी ज़बान इस्तेमाल होती है। तो ये हमें गौर करना चाहिए। ख्वाहिश और होना होती है, उस पर अमल पैरा करने के लिए एक मुसम्मम एजेंडा होना ज़रूरी है, और उसके पीछे एक विजन होना ज़रूरी है, और उस विजन को अमली जामा पहनाने के लिए आपके पास इतनी स्ट्रेंथ, इतनी कैपेबिलिटी और इतना टाइम होना चाहिए। अब आप 3.5-3 साल गुजारने के बाद आप जो है, अब जब टाइम बिल्कुल, अब नेक्स्ट ईयर से इलेक्शन ईयर शुरू हो जाएगा, आप उसके बाद जो है वो कैसे काम करेंगे? ये बात सिर्फ मतलब पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग और कुछ जब नहीं मिल रहा तो आपने दुनिया को एक नया, एक जिसको कहते हैं पेंडोरा बॉक्स खोलना, मेरे ख्याल में इसके ऊपर हमें आप समझते हैं कि ये वो इससे ज्यादा कुछ नहीं है जब कुछ नहीं मिल रहा, ये पॉइंट स्कोरिंग है। ये नसीम सिद्दीकी साहब, आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को कि हमेशा ही वो बड़े अच्छे मुकर्रर हैं, बड़ी अच्छी बातें करते हैं। आज भी जब वो बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं जब हुकूमत बनाई, देखा कि कोई इवेंट हो रहा है तो 2 सिर्फ एम्बेसडर बैठे हैं, 200 पाकिस्तानी बैठा है, अंग्रेज़ी में इवेंट चल रहा है, वजह क्या है जी? 2 एम्बेसडर बैठे हैं। गो के ये बात दुरुस्त है कि हमें बहुत ज़्यादा नहीं अंग्रेज़ी के पीछे भागना चाहिए, लेकिन इट्स अ ग्लोबल वर्ल्ड। अब ऐसा भी नहीं है कि अब हर किसी को अंग्रेज़ी नहीं आएगी तो उसका सर्वाइवल है, उसका गुजारा मुमकिन है। ये भी तो चीज़ें देखने की हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरसलान, बहुत शुक्रिया। आप देखें, इसमें इंग्लिश और उर्दू की तरफ बात को ले जाया जा रहा है। जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो उस वक्त इंग्लिश मीडियम होते थे या उर्दू मीडियम होते थे, 2 ही मीडियम्स वहाँ पे होते थे। और अगर शाम को हम किसी दोस्त के साथ या मोहल्लेदार के साथ बैठते थे जो उर्दू मीडियम में पढ़ता था, तो हमारा निसाब तकरीबन सेम होता था, सिर्फ लैंग्वेज का फ़र्क होता था। अभी हमें पहले तो ये चाहिए कि हमें क्या चेंज, क्या यकसा निसाब लेके आ रहे, इसको तफसील से पढ़ना चाहिए कि उसमें है क्या चीज़। यहाँ पर डिबेट शुरू हो गई इंग्लिश और उर्दू की, मेरे ख्याल से वहाँ पे ऐसा कोई मामला नहीं है। मैंने थोड़ा सा उसको पढ़ा भी है। उसमें देखें कि जितने प्राइवेट स्कूल खुलते जा रहे हैं, अगर 6 बच्चे इकट्ठे मिल के फैमिली के बैठते हैं, उन 6 का निसाब अलग, हर स्कूल वाला अपने हिसाब से पढ़ा रहा होता है। उसने अपनी किताबें प्रिंट करवाई होती हैं, उसने अपने मर्ज़ी के बुक सेलर के ऊपर जो है वो रखवाया हुआ होता है और उसको एक बिज़नेस बना लिया गया। तो ये बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान में कि आप यकसा निसाब करें। मेरे ख्याल से इंग्लिश पे किसी भी जगह पे कदगन नहीं लग रही, क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। जिस तरह गुल साहब ने कहा कि आपने आइल्स देना है, टोफल देना है,
आपने हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना है तो आपकी इंग्लिश जो है वो दुरुस्त होनी चाहिए। पहले मैंने देखा था कि उर्दू मीडियम स्कूल में छठी जमात में आके ABCD पढ़ानी शुरू करते थे और बहुत सारे दोस्त जो होते थे वो मैट्रिक में या FA में वो इंग्लिश में उनकी कंपार्ट होती थी। तो ये बैरियर को दूर करने के लिए शफकत महमूद साहब बड़े इंटेलिजेंट आदमी हैं, बड़े मेहनती आदमी हैं। मेरा काफ़ी वक्त भी गुजरा, काफ़ी सवाल जवाब भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे इस मामले पे किया है। तो उन्होंने काफ़ी मेहनत के बाद और काफ़ी लोगों के साथ अपना जो आइडियाज़ शेयर करने के बाद, हाँ, इसको ऐसी चीज़ों को बेसिकली असेंबली में ज़रूर लाना चाहिए जहाँ पे आप अपोजिशन के साथ भी डिस्कस करें और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। अगर आपको इतना बड़ा फैसला करने जा रहे हैं तो आपके ये फैसले अकेले नहीं लेना चाहिए, आपको पार्लियामेंटेरियंस को आप ना उनको अपोजिशन लें, वो भी वोट लेके आए हैं। और वो भी ये तो एक तरीकाकार है गवर्नमेंट का। मैंने जो बात शायद पहले की भी थी गुल साहब से कि कोई आएगा, आज इन्होंने कहा जी ये निसाब होना चाहिए, यकसा निसाब होना चाहिए और ये होना चाहिए, कल को कोई आएगा वो ये तो चीज हम लैक, ये देखें यही तो सिद्दीकी साहब जो मेरा पॉइंट है, तो कोई दो राय नहीं है। जो लैक करते हैं चीज वो यही है कि सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, सबकी ओपिनियन नहीं ली जाती। अब इस वक्त इस गवर्नमेंट ने जो भी किया, आपने खुद कहा कि वो पार्लियामेंट में नहीं लाए, उन्होंने ऑपोजिशन, कल को कोई और जमात हुकूमत में आएगी, वो कहेगी जी नहीं ये गलत था, हम इसे तब्दील करते। ये सिमिलरली ये मामला इस वक्त जो चल रहा है, साथ साथ हमने कल भी इस पर बात की थी, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट देना है या नहीं देना, इसका इस हक पे बात चल रही है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लानी है, उसको अपोजिशन मुस्तरद करती है, लेकिन ये कहते हैं हमने लानी है। कल कोई आएगा वो कहेगा इसको कचरे के ढेर में फेंक दो, ये गलत है, पुराना तरीका का। मैं तो कह रहा हूँ इससे कब हम ग्रो आउट कब करेंगे इससे, और ये मैच्योरिटी कब आएगी, चाहे जो भी जमात हो, कि वो सबको साथ लेकर चले और कुछ चीज़ें हतमी हो, चाहे इक़्तिदार तब्दील भी हो, लेकिन कुछ सर्टन चीज़ों को मत छेड़ा जाए। ये आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, मैं 100% आपके साथ एग्री करता हूँ कि चीज़ों में तसलसल होना चाहिए। ये नहीं हो कि एक गवर्नमेंट आई उसने आके चेंज कर दिया। यकसा निसाब जो है ये एक अच्छा इकदाम है, ये पाकिस्तान में होना चाहिए। इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे जरा मुझे रोशनी डाल दें, खासतौर पे प्राइवेट स्कूल जो ऑलरेडी एतराज़ कर रहे हैं। नहीं, प्राइवेट स्कूल इसलिए एतराज़ कर रहे हैं कि उनका धंधा चल रहा है। उन्होंने तो अपनी यूनिफॉर्म, अपनी हर चीज़, अपनी किताबें, अपनी कापियाँ, अपनी पेंसिल अपने हिसाब से प्रिंट करवाई हुई होती हैं, वो वहाँ से भी पैसा कमाते हैं। हमने बच्चों को तालीम देनी है यकसा निसाब इसलिए कि ताकि वो एक राह पे सब चल सके, सबके लिए। अच्छा, ये तो सर हम बात कर देते हैं कि उनका धंधा चल रहा है, और ये रियलिटी भी है, बहुत सारे धंधा चला भी रहे हैं। आज भी खान साहब ने भी ये बात आज कही और इससे कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर एक एनालिसिस कर लिया जाए कि जो बच्चे प्राइवेट स्कूल से निकल रहे हैं और जो बच्चे सरकारी स्कूल से निकल रहे हैं, वो वैक्यूम तो सरकारी स्कूल्स ने क्रिएट किया ना, कि प्राइवेट स्कूल्स ने जगह बनाई। बेहतर बच्चे कहाँ से निकल रहे हैं स्कूल के बाद, प्राइवेट स्कूल से या सरकारी स्कूल से? आपकी क्या राय है? ये अच्छा, यहाँ पे अगर आप देख लें तो एक ज़माना था कि सेंट्रल मॉडल स्कूल जो लाहौर में था, वहाँ से लाहौर बोर्ड में जो फर्स्ट पोजीशन आया करती थी वो गवर्नमेंट का स्कूल था। जबकि लाहौर में बहुत बड़े बड़े क्रिश्चियन मॉडल, DPS में नाम नहीं लेता, बहुत बड़े बड़े इंग्लिश के स्कूल मौजूद थे। तो ये बात नहीं है कि उर्दू मीडियम को नालायक लोग होते हैं। आप देख मैं प्राइवेट और सरकारी स्कूल की आज बात कर रहा हूँ। जो अच्छे स्कूल है सरकारी, उधर अच्छी तालीम दी जा रही है। तो ये जो इनके दरमियान में जिस वैक्यूम की आपने बात की ना, उसको दूर होना चाहिए और वो यकसा निसाब के साथ ही हो सकता है। लैंग्वेज बैरियर कोई नहीं है, आप उर्दू में पढ़ाएं, आप पंजाबी में पढ़ाएं, जो मादरी ज़बान जिसकी उसमें पढ़ाएं, लेकिन पढ़ाया नहीं जाता। कोर्स जो है वो उर्दू ज़बान में ही ज़्यादा है। आप देख लें जो लोग जितनी लैंग्वेजेस बोलते हैं, लेकिन घरों में ज़्यादातर उर्दू ही बोली जाती है या बच्चों को उर्दू ही सिखाई जाती है। तो जिस ज़बान से, ज़बानें सारी बहुत प्यारी है, लेकिन जिस ज़बान में आपको बात ईजिली समझ आ जाए वो ज़बान इस्तेमाल होनी चाहिए। बिल्कुल सिद्दीकी साहब, आपका पॉइंट आ गया। और मैं यहाँ पर जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम अगर देखें, वो पंजाबी लिखी भी जाती थी, पंजाबी के अखबारात भी थे, आज ख़त्म हो चुके हैं। पंजाबी शायद कोई लिखी हुई पढ़ नहीं सकता और अव्वल कोई लिखना नहीं जानता। पश्तो पढ़ाई जाती थी स्कूल्स में बच्चों को, अब वो बहुत कम KP में कुछ जगह ऐसी रह गई हैं जहाँ पर बहुत बिगिनिंग में थोड़ी बहुत पश्तो पढ़ाई जाती है। बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सिंधी वो एक ज़ुबान है जो आज भी बड़ी इंटैक्ट है, जहाँ पर मास्टर्स तक आज भी सिंधी में लोग तालीम हासिल करते हैं, उसको लिखते हैं। और सिंधी वो ज़ुबान है जिसके अखबारात भी आज भी बड़ी तादाद में शाया होते हैं। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है और ये सोचने की बात है कि क्यों ख़ास तौर पे पंजाब ने या इस साइड ने बड़ी हद तक अपनी ज़ुबानों के साथ क्या किया, और फिर अब हम इस क्राइसिस में हैं, उर्दू और इंग्लिश और उर्दू, यकसा निज़ाब तालीम, और फिर ज़ुबान क्या होगी, और ये तमाम तर चीज़ें मेरे ख़्याल से ये सब कुछ ही अब सीखने का वक्त है और सब पर ये बूर हासिल करने का वक्त है। उम्मीद करते हैं ये कदम जो हुकूमत ने उठाया है
ये एक बेहतर कदम हो और चीज़ें कुछ हद तक इस सारे मामले में बेहतरी की जानिब जा सकें। वो पॉइंट स्कोरिंग है या हम उसे जो भी कहें, पर एक यकीनन एक चीज़ है जो की गई है। लेट्स होप एंड लेट्स बी पॉजिटिव कि इसके समरात भी पॉजिटिव आएंगे। मैं एक ब्रेक की जाने बढ़ूंगा, ब्रेक से वापस आकर हम अफगानिस्तान पर बात करेंगे। साथ रहिए। जी वेलकम बैक। कुछ बात अब हम करेंगे अफ़गानिस्तान और जो बदलती हुई सूरत हाल है। हम उस सारे मामले पर मुसलसल बात करते आ रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट्स बहुत तेज़ी से हो रही हैं। इस वक्त 31 अगस्त पर अब सारा का सारा फोकस है और फिर दाइश के हवाले से पॉसिबल थ्रेट्स जो हैं उनकी बात ऑलरेडी होना शुरू हो गई। तालिबान को एक जो ख़दशा है वो ये कि कहीं ऐसा ना हो कि तालिबान के रूप में कुछ लोग ऐसी कार्रवाई करें जो कि तालिबान के ज़िम्मे पड़े और आलमी दुनिया में उनका जो एक वो नया अपना एक इमेज देने की कोशिश कर रहे हैं वो किसी न किसी तरह मुतासिर हो। लिहाजा वो अपने अंदर भी बड़ा चेक एंड बैलेंस रखे हुए हैं। अनीक नाजी साहब, आपसे जानना चाहूँगा सर, कैसे देख रहे हैं आप ये डेवलपमेंट्स? बहुत तेज़ हैं, तालिबान का कंट्रोल है, हुकूमत साजी के लिए बातें चल रही हैं, 31 अगस्त तक इनखला होना है, बहुत सारे लोग छोड़ना चाह रहे हैं अफ़गानिस्तान को। पाकिस्तान खुश है कि भारत को जो है उसके लिए बड़ी जगहसाई हुई। हाउ डू यू रीड द सिचुएशन सर? मैं अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपके साबका मौजू पे कमेंट जरूर करना चाहूंगा। जी जी जरूर करें सर। और हाँ, वो ये है कि किसी वजीर आजम का या हुक्मरान का प्राइवेट एजुकेशन वालों को मतलब इस तरह से तंज करना या कहना कि पैसे बना रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा जुल्म है। 3 साल बाद इनको बताना चाहिए था कि ये चीजें हम ठीक कर चुके हैं और एक्स्ट्रा चार्जेस जो आपसे किए जा रहे थे वो हमने कंट्रोल कर लिए हैं। वो बजाय इसके कि वो वहां पे ताना देने के लिए उनका जॉब नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि इनके हमारे सरकारी स्कूलों की थोड़ी देर पहले बात हुई, सेंट्रल मॉडल लोअर्स हामिद मीर भी वहां से पढ़े, सोहेल बड़ाची पढ़े, मैं भी पढ़ा हूं। लेकिन जिस वक्त हम लोग वहां पढ़े थे 80 की दहाई थी, पाकिस्तान की आबादी 10.5 से 11 करोड़ थी, अब 22 करोड़ हो चुकी है। सेंट्रल मॉडल लोअर माल आज भी वही है, कोई नई ब्रांच नहीं खुली पूरे शहर में। तो ये आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, ये बाकी ये चीजें जो है ये रंगबाजी है। चलिए मैं अब उस पर आता हूँ कि यहाँ भी कंफ्यूजन है जी कंप्लीट अफगानिस्तान में। 31 अगस्त का जो ये जो टाइम है, अभी तक ये क्लियर ये नहीं हो रहा कि ये वॉशिंगटन टाइम अमेरिकन टाइम है, अफगानिस्तान का लोकल स्टैंडर्ड टाइम है, रात 12 बजे EMT होगा। अच्छा, उसके बाद ये जो ओवर द होराइजन वाली ये प्रेसिडेंट बाइडेन बार बार बात कर रहे हैं, ओवर द होराइजन, ये क्या चीज है ओवर द होराइजन? मतलब ये कि अगर इनके ख्याल में कोई यानी मिलिट्री इंटरवेंशन के लिए ये कहते हैं कि अब हम वहां पे अपने वो हमारे पास इंटैक्ट है कोई इतना हमला करने का जो ऑप्शन जो पहले इन्होंने उसामा बिन लादेन भी किया था बिल क्लिंटन के जमाने में। अच्छा, वहां पे ऑब्वियसली तालिबान का पैनिक है। आपको मैं बताऊं कि इस वक्त यानी किसी को ये अंदाजा नहीं है, कोई यकीन से नहीं कह सकता कि अफगानिस्तान में आखिरकार क्या होना है, क्योंकि उनके जो $6 बिलियन वो तो उनके फॉरेन रिजर्व तो उनके हो गए, फ्रीज हो गए हैं। अब यहाँ जर्मनी कह रहा है, फ्रांस कह रहा है, इंग्लैंड कह रहा है कि हम ये एक अब उसको रिकग्नाइज करके काम तो करना पड़ेगा। इंग्लैंड ने तो कह भी दिया कि वी रेडी टू वर्क विद देम। तो मेरा ख्याल है कि तालिबान भी अब तक तो लगता है कि वैसे नहीं है जो साबका उनके ख्यालात थे। सो उम्मीद की जा सकती है यकीनन, क्योंकि जुल्म बड़ा हुआ है वहां पे। हम वेलविशर यानी जाहिर है उम्मीद करते हैं कि वहां बेहतरी है, लेकिन ये आसान नहीं होगा। वहां पे पाकिस्तान मुखालिफ तरीके तालिबान के लोग हैं, वहां पे खुद दाइश और IS के वो लोग हैं जो तालिबान की मौजूदा पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं है, वो अपनी इंतहा पसंदी पे खड़े हुए हैं। तो तालिबान के लिए चैलेंज इस वक्त वहां पे IS है और हमारा जो है वो तरीके तालिबान पाकिस्तान है। अब देखना ये है कि हम उनके साथ यानी कोई अपना रिप्रोचमेंट कर पाते हैं, कोई माफी के सिलसिले में या कोई डील हमारी उनके साथ होती है या नहीं होती। ना हो पाई तो हमारे लिए फिर वो दोबारा बहुत बड़ा क्राइसिस बन जाएगा, क्योंकि हमारे सोसाइटी के अंदर बहुत तालिबान बैठा हुआ है। मतलब ये कि तालिबान का जो माजी वाला तालिबान था उसका माइंडसेट हमारे यहाँ इट्स किकिंग, थ्राइविंग एंड अलाइव एंड दे आर ड्रीमिंग। आपने देखा कि फिरका यानी जमाते अहले सुन्नत वल जमात भी जो है वो, हालांकि इनके बहुत इख्तलाफ है आपस में, लेकिन वो भी जाहिर है कि उनको अब कैश करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी जो भी उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो ये लोग भी जो राइट वाला एक्सट्रीमिस्ट है ये पाकिस्तान में भी मुतहरिक होगा। तो ये बरहैसियत सोसाइटी उनका भी मुकाबला है, हमारा भी इम्तिहान है। सही, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। ये फैक्ट्स हैं, ये रियलिटीज़ हैं। गुल साहब, आप कैसे देखेंगे इस सारी सूरत हाल को? और ये
मतलब अभी आप समझते हैं कि ख़तरा वाकई बड़ी हद तक है, या तालिबान आर वेरी वेल इन कंट्रोल और कोई ज़्यादा चीज़ और कोई मसला शायद उनको नहीं पेश आएगा, या बहुत सारे फॉरेन एलिमेंट्स वहाँ पर कोई ना कोई रोल प्ले करेंगे वहाँ की स्टेबिलिटी को ख़राब करने के लिए? जी असलान साहब, मैं भी पिछले मौजू के ऊपर एक सिर्फ कमेंट करूंगा कि तकरीबन 4.25 करोड़ बच्चे जो है वो इस टाइम पे स्कूल वगैरह जाते हैं, और पाकिस्तान का आइन जो है वो कहता है कि हर खास व आम को तालीम देना रियासत की जिम्मेदारी है, और 16 करोड़ तकरीबन आज की आबादी के तनासिब से बच्चे हैं जो कि ओवरऑल मौजूद हैं। अब आप देख लें कि इसमें प्राइवेट स्कूल्स वाले अगर ना होते तो फिर हम लोग कहाँ खड़े होते। तो मेरा ख्याल है कि उनको भी क्रेडिट देना चाहिए। हाँ, उनकी कोई नाजायज़ जो डिमांड्स थी या वो एक्सीड कर गए थे अपनी लिमिट से, उनको हार्नेस करना ज़रूरी है। बहरहाल अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतरी करे पाकिस्तान के लिए। जहाँ तक तालिबान और अफगानिस्तान के हवाले से ताल्लुक़ है, सबसे पहले ज़रूरत इस अमर की है कि वो जो मुआहदा जो दोहा के अंदर हुआ वो तश्तबाम किया जाए, वो लोगों के सामने लाया जाए। उससे पता चल जाएगा कि वो अमेरिकन टाइम के मुताबिक इनखला है या अफगान टाइम के ऊपर इनखला है। बहरहाल क्योंकि G7 कॉन्फ्रेंस हुई, G7 कॉन्फ्रेंस के अंदर जो मुतालबा था बोरिस जॉनसन की जानिब से, आपने देखा कि उसको मुस्तरद कर दिया गया और 31 अगस्त को ही फिलहाल डेडलाइन रखा गया है। अब मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिकन जो है वो किसी भी ऐसे, जिसको वो होराइजन की बात फरमा रहे थे नाजी साहब, बिल्कुल, क्योंकि आप गौर करें कि पहले तो पूरे अफगानिस्तान में अमेरिकन फौजें और गैर मुल्की फौजें जो है वो अपना बसेरा बनाए हुए बैठी हुई थी, लेकिन अब जो सूरत हाल है वो तमाम के तमाम काबुल एयरपोर्ट के अंदर महदूद हैं, और मैं नहीं समझता कि अफगानिस्तान के ऊपर किसी किस्म का भी इस टाइम पे अगर वो हमला किया गया तो रिटेलिएशन इतनी शदीद होगी कि चारों तरफ से वो इस टाइम पे तालिबान और दूसरी फोर्सेस के नरगे में मौजूद हैं, और जाहिर है ये एक अंडरस्टैंडिंग के साथ बैठे हैं, और ये अंडरस्टैंडिंग और ये सिक्योरिटी गारंटी मां सवाए तालिबान के इस टाइम पे अफगानिस्तान में कोई और नहीं दे सकता। तो जो 2500 के करीब जो उनकी कैजुअल्टी हुई हैं, इससे कहीं ज्यादा नंबर के अंदर इस टाइम पे काबुल एयरपोर्ट के अंदर गैर मुल्की और अमरीकी अफवाज मौजूद है। तो ये तो आप मेरा नहीं ख्याल कि ये ऑप्शन जो उनकी स्ट्राइक की ऑप्शन है वो आए। अब मसला यह है कि उन्होंने अपना शैडो गवर्न, जो कुछ शैडो तो नहीं बल्कि उन्होंने एक कायम मुकाम एक हुकूमत के चंद अहलकार जिसमें उनके इंटेलिजेंस चीफ भी शामिल हैं, उनको जो है वो तयन कर दिया है। यानी कि अफगानिस्तान के अंदर वो इस वजह से हुकूमत को डिले करना चाहते हैं क्योंकि वो जो इंक्लूसिव गवर्नमेंट जिसकी पूरी दुनिया बात कर रही है, अब कितनी अजीब बात है अरसलान खालिद साहब कि पूरी दुनिया इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात कर रही है। मुझे ये देखना है कि क्या पाकिस्तान में शहबाज शरीफ और जरदारी साहब दाएं बाएं बैठे हुए हैं हुकूमत के, या बाइडन साहब ने ट्रंप साहब को जो है इंक्लूसिव गवर्नमेंट में शामिल किया है, या टोनी ब्लेयर साहब ने या फ्रांस में या जर्मनी में इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनी हुई बैठी है। तो लेकिन ये तो स्टेबल कंट्रीज है ना, और वो वहां की तो अफगानिस्तान की सूरत हाल तो बिल्कुल मुख्तलिफ है ना। केयर टेकर गवर्नमेंट बनेगी, उसके बाद कोई इलेक्शन या जमहूरियत की तरफ जाएंगे। देखिए उसके अंदर नहीं, केयर टेकर गवर्नमेंट का उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तालिबान ने केयर टेकर गवर्नमेंट की। देखिए ना, अभी जो ट्रांजैक्शन ऑफ पावर हुई है वो कहाँ हुई है, वो काबुल के अंदर नहीं बल्कि दोहा के अंदर एक अमेरिका ने मुआहदे की सूरत में जो कि उन्होंने तालिबान के साथ किया, उसके नतीजे में जो है वो हुकूमत एक मारज़ वजूद में आ रही है। हमें अच्छी लगे या ना लगे ये एक और बात है, लेकिन ज़ाती ख्वाहिशात और ग्राउंड रियलिटीज बहुत मुख्तलिफ होती हैं। अब देखना यह है कि ये सूरत हाल जो कि अभी कायम है उसके अंदर इंक्लूसिव में वो उन लोगों को लाएंगे जिसके लिए उन्होंने कहा है कि ब्रेन ड्रेन नहीं होना चाहिए, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि उन लोगों को आप ना साथ लेके जाए जो अफगानिस्तान का असासा है, या वो लोग जिन्होंने अमेरिकन के लिए काम किया है, जिनमें टेक्नोक्रेट्स भी शामिल थे, जिसमें दीगर लोग भी शामिल थे जो बराह रास्त तो अमेरिका के साथ शामिल नहीं थे, लेकिन उनकी बैंकारी का निज़ाम, उनके दीगर जो निज़ाम थे वो चला रहे थे, एयरलाइंस है, मतलब दीगर हर चीज जैसे कि आप समझते हैं। लेकिन जहां तक शटल गवर्नमेंट और नॉन शटल जो मुल्क ममालिक होते हैं, बात यह है कि इस मुल्क को अनशटल किसने किया। आज हम जनरल मैक्रिस्टल की, आज हम मलन की, हम जो है वो दीगर जर्नैलों की शिकस्त की बात नहीं कर रहे। आज एंजेलिना जोली शर्मिंदगी का इजहार कर रही हैं, लेकिन हम जो है वो
तालिबान के ऊपर जो है वो तमाम हमारी फोकस मौजूद है। हम अमेरिका की शिकस्त की भी बात करें, हमें पता होना चाहिए कि 2,75,000 लोग उन्होंने मार के, क्या इतना ही नंबर था अफगानिस्तान के अंदर जब मुल्ला उमर की हुकूमत थी? क्या उन्होंने राइटली सेड, गुड सा पॉइंट आ गया। मैं जरा आगे बढ़ना चाहूंगा। एक बात अगर इजाजत दे दी जाए, मुझे सिर्फ ये बताइए कि दुनिया ने तो बड़े पढ़े लिखे लोगों को देखा और बड़े जो महज़्ज़ब कौमें, उन महज़्ज़ब कौमों ने अबू ग़ुरैब जेल बनाए, उन्होंने रेंडिशन कैंप बनाए, उन्होंने जो है वो ग्वांतानामो बे बनाया, उन्होंने बदनाम ज़माना अकूबत खाना जो है बागराम बनाया। क्या तालिबान की तरफ से कोई ऐसा चीज नजर आई है? बस यही मेरा सवाल है कि हमें ये गौर करना चाहिए कि इस टाइम पे भेड़ की खाल में भेड़िया कौन मौजूद है। भेड़ की खाल में भेड़िया कौन मौजूद है, इसी बात पर हमें गौर करना चाहिए। सिद्दीकी साहब, इमरान खान साहब कौम से खिताब करेंगे अफगानिस्तान की सूरत हाल पर? शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला आज फरमा रहे हैं, आप समझते हैं कि ये इज़ इट द राइट टाइम, मज़ीद ताख़ीर करनी चाहिए, और इज़ इट डिलेड ऑलरेडी? ये खिताब कब आना चाहिए? और उस पर कौम को एतमाद में लेने से ज़्यादा ज़रूरी, कौम को तो एतमाद में लें, लेकिन आप अपोजिशन को किसी बात पर एतमाद में नहीं लेते, फिर वही बात आ जाती है। हर बात पे हमारे पास यही एक मामला निकलता है। आज देखिए, बात यह है कि ये एक जमहूरी बात है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि अपोजिशन को हर बात में एतमाद में लिया जाए। वो वज़ीर आज़म है, चीफ एग्जीक्यूटिव होता है कंट्री का, किसी भी कंट्री का, वो कोई भी डिसीजन ले सकता है। और इस वक्त कौम को एतमाद में लेने की हमारे एक लफ्ज़ जो है ना वो बार बार इस्तेमाल होते हैं डिक्शनरी में, बाकी लफ्ज़ ख़त्म हो गए हैं। एतमाद में क्या लेना, आपने उनको बताना, उनको सब तरफ से न्यूज़ तो कौम को आ रही है, आपने ये बताना कि आपकी क्या स्ट्रेटजी है। क्या आप तालिबान को इसी सूरत में कबूल करने जा रहे हैं, या जब वो हुकूमत बना लेंगे, सारी दुनिया उनको कबूल करेगी, उस वक्त आप उनको कबूल करेंगे? तो अपनी स्ट्रेटजी बतानी है। और अभी तो यही नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान बहुत बड़ा सहूलत कार है। जो इवैक्यूएशन हो रही है उसमें आप देखें कि पाकिस्तान कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान कितने भी अच्छे काम कर ले, ये जो सुपर पावर है ये कभी भी खुश नहीं होती पाकिस्तान से। अभी पहले जिस तरह टाइम की बात हो रही थी, टाइम में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। टाइम, अफगानिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम रात 12 बजे 31 अगस्त को ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान और इंग्लैंड का अगर टेस्ट कज़ाफ़ी स्टेडियम में हो रहा होता है तो पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक वो शुरू होता है, बरतानिया टाइम के मुताबिक वो शुरू नहीं होता। तो 31 अगस्त की जो डेडलाइन है वो अफगानिस्तान टाइम के मुताबिक है। दूसरी बात ये है कि स्टेक होल्डर्स की बात हो रही थी, आपने देखा कि जितने भी अंदाजे लगाए गए वो सारे गलत साबित हुए। आप अमेरिका देखें क्या करने आया था अफगानिस्तान के अंदर, तालिबान को ख़त्म करने, अलकायदा को ख़त्म करने, अब ऊपर से दाइश भी आ गई है, आईसिस भी आ गई। तो ये 20 साल अमेरिका वहाँ पे बैठा क्या करता रहा? और जब तालिबान की हुकूमत थी तो उस वक्त अफगानिस्तान पुरअमन था। उससे पहले आपने देखा जो खाना जंगी हुई जिससे अफगानिस्तान को कितना नुकसान पहुँचा। उसके बाद आप देखें कि पाकिस्तान में कितने अफगान मुहाजिरीन आए, लेकिन जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर हुकूमत की तो उस वक्त बिल्कुल पुरअमन था। अभी भी तालिबान का जो नज़रिया सामने आ रहा है वो यही चाह रहे हैं कि हम सबको साथ लेके चलेंगे। अशरफ गनी साहब तो भाग गए ना, उनके पास 3 लाख की फ़ौज थी, वेल इक्विप्ड थी। आपने अजीत डोवल का बयान सुना होगा, अभी आज चल रहा है काफ़ी, कि वो कहते जी कि मेरे तो अंदाजे ये हैं, 3 महीने उन्होंने कहीं पहले बात की थी कि अफगानों को हमने ट्रेंड किया, 3 लाख की फ़ौज है। और पाकिस्तान तो ये कह रहा है कि वक्त आने पर पता चलेगा और देखेंगे कि कौन अवाम किसके साथ चलती है, मजाक उड़ा रहा है। और आज वही बात साबित हुई। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी 20 साल से यही कहते रहे कि सियासी हल है अफगानिस्तान का, जंगी हल नहीं है। $2 ट्रिलियन इस खित्ते पे खर्च, इस मुल्क में खर्च किए गए। इससे तो कितने जो छोटे छोटे गरीब मुल्क हैं दुनिया के, उनकी इकॉनमी सही हो सकती थी। तो अमेरिका के भी सारे अंदाजे गलत निकले। बाइडन की आपने लास्ट मंथ जो जुलाई में स्पीच थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी सॉरी, उसमें आपने सुना, वो कह रहे हैं कि वो तो 70-75 हज़ार तालिबान है, 3 लाख इक्विप्ड फ़ौज है और हमने उनको ट्रेंड किया। कहाँ गए वो, कहाँ भाग गए वो, कहाँ पर मुंह छुपा के इस वक्त फिर रहे हैं? तो अफगानिस्तान का फैसला अफगानिस्तान के लोगों ने करना है। और तालिबान जो है वो वहाँ पे एक नज़रिया है, और वो कुछ नज़रिया पाकिस्तान में भी पाया जाता है। तो आप देखें कि वहाँ नज़रिए के साथ लोग मिलते चले गए, उन्होंने हथियार डाल दिए। इसका मतलब है कि उनको तालिबान के ऊपर एतबार है। तो अब फैसले अफगान लोग करेंगे वहाँ पे। अभी तालिबान जिस तरह अपनी शोरा का अनाउंस करते जा रहे हैं, आने वाले दिनों में देखें कि अभी तो पंजशेर का मसला चल रहा है, उम्मीद है वो भी 1-2 दिन में सॉल्व हो जाएगा। और अगर ये सब इकट्ठे बैठेंगे, क्योंकि ये तमाम स्टेक होल्डर्स पहले खाना जंगी में देख चुके हैं कि कितनी बुरी तरह अफगानिस्तान को नुकसान पहुँचा है। तो अगर हिकमत यार, हामिद करजई, अब्दुल्ला, ये 5-7 तो लोग हैं, और आपको पता है वहाँ पे वॉर एक एनमी है, आप उनको पैसा दे के लड़वा सकते हैं। अब अहमद मसूद
जो है वो क्यों नहीं जंग कर रहा, वो पैसे मांग रहा है वेस्ट से, अमेरिका से, वो उनको पैसे नहीं दे रहे, तो वो कह रहा है फिर मैं जंग क्यों लड़ूंगा। तो वहाँ नज़रिए की कोई जंग नहीं है, वहाँ माल बनाने का काम वहाँ पे भी है। वार लॉर्ड्स बैठे हुए, जब उनको पैसे नहीं मिलेंगे तो वो नहीं लड़ेंगे, पॉइंट आ गया लेकिन छोटी मोटी शरारतें चलती बहुत सारी रहेंगी। रियलिटीज़ हैं वहाँ पर। खुराक की किल्लत की बातें हो रही हैं, वर्ल्ड बैंक ने इमदाद बंद करने का ऐलान कर दिया है, मईशत को कैसे चलाना है अफ़गान तालिबान ने, ये एक बड़ा सवाल है। देयर लॉट ऑफ चैलेंजेस, पर पूरा ख़ित्ता जुड़ा हुआ है और अमन रहेगा, स्टेबिलिटी रहेगी तो ख़ित्ते की स्टेबिलिटी है, और अगर अमन नहीं रहेगा तो पूरा ख़ित्ता जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। लेट्स होप फॉर अ बेटर अफ़गानिस्तान। आज के प्रोग्राम से इतनी। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।